भाई दिन पे दिन मेरे सर के बाल कम होते जा रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड का टेक ओवर कंप्लीट होने में नहीं आ रहा। मतलब हद हो चुकी है यार। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और अब जुलाई, मतलब 9वां महीना। भाई इतने महीने तो बच्चा पैदा हो जाता है जितने महीने इन्होंने टाइम लगा दिया है एक टेक ओवर को अनाउंस करने में। बट वेलकम बैक टू 1MUFC। और हाँ, मैं मरा नहीं हूँ। मुझे याद है कि मेरा चैनल है और मुझे वीडियोस बनानी है आप लोगों के लिए। और आज का दिन मैंने इसलिए चुना है वीडियो बनाने के लिए और इस टॉपिक को उठाने के लिए, क्योंकि लग ऐसा रहा है फाइनली आज के दिन आपको मेसन माउंट की अनाउंसमेंट और साथ ही साथ कतर की अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी। क्योंकि कतर के जो न्यूज़पेपर्स हैं, कतर की जो टॉप मीडिया एजेंसीज हैं, वो ये रिपोर्ट कर रही हैं। और ये देखो, मेरे गली कुत्ते भी सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई इस न्यूज़ को कि ग्लेजर्स फाइनली क्लब छोड़ के जाने वाले हैं। वो न्यूज़ मीडियाज ये रिपोर्ट कर रही हैं कि कतर का टेक ओवर हो चुका है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको आज सुनने को मिल जाएगी। क्योंकि 4 तारीख को आपकी अमेरिका का रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे होता है, नॉट रिपब्लिक डे। तो इस वजह से 4 जुलाई को अनाउंसमेंट नहीं हो सकता था, इसलिए इस डेट को एक दिन आगे बढ़ाया गया है। और यहाँ पर अनाउंसमेंट की डेट जो है वो फिक्स की गई है 5 जुलाई 2023। अब देखो, हमारे जो लेजेंड्स हैं उनमें से रियो फर्डिनेंड ने 1 महीने पहले ही बोल दिया था। आपको याद होगा 15-16 तारीख के अराउंड रियो फर्डिनेंड लास्ट मंथ में एक रिपोर्ट दी थी कि उनको पता चला है, जो बहुत ही इनसाइड सोर्सेज हैं उनकी तरफ से, कि यहाँ पर यूनाइटेड की सेल हो चुकी है और कतर ही आने वाली है। और अभी आप अगर रीसेंट रिपोर्ट्स को पढ़ोगे, उनको एनालाइज करोगे, तो बताया ये जा रहा है कि सर जिम रेडक्लिफ ने अपना जो बिड था वो अब पुल आउट कर लिया है और सिर्फ एक ही विनर है, एंड दैट इज शेख जासिम। अब देखो, यहाँ पर शेख जासिम के आने से होगा क्या। अभी जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं ना यूनाइटेड के ऊपर कि भाई मार्केट में जाकर 150 मिलियन मैक्स टू मैक्स खर्च कर सकते हैं, उससे ऊपर खर्च नहीं कर सकते जब तक वो प्लेयर की सेल नहीं करते। अगर यहाँ पर शेख जासिम आते हैं तो आपको 60 से 70 मिलियन का जो है इंजेक्शन मिलेगा अपने बजट में। और उसके बाद जो आप प्लेयर सेल करना चाह रहे हो, जैसे कि मैकटोमने हो गए, जैसे कि फ्रेड हो गए, मैगवायर हो गए, इन प्लेयर्स को अगर आप सेल करते हो डीन हेंडरसन वगैरह मिलाकर, तो आप कहीं ना कहीं 300 मिलियन तक पैसा खर्च कर सकते हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब टेक ओवर आपका इसी हफ्ते के अंदर अनाउंस हो जाए और उसके साथ ही साथ आप प्लेयर सेल कर लो। अब देखो, मेसन माउंट के केस में कल मेसन माउंट ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया है, चेल्सी फैंस को अलविदा बोल दिया, अपना जो डिपार्चर है वो अनाउंस कर दिया है। तो आज के दिन में फेब्रिज़ो ने ये चीज़ ऑफिशियली अनाउंस कर दी है कि आज यूनाइटेड ऑफिशियल फोटोज़ और ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है क्लब की तरफ से इस साइनिंग का वो रिलीज़ कर देगी। साइनिंग्स कहाँ भाई, इतना तो नसीब अच्छा नहीं है। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो डी मार्जियो की रिपोर्ट थी कि ओनाना के लिए हमने 40 मिलियन की बिड प्लेस की थी, उसको दरकिनार किया था आपके फेब्रिज़ो रोमानो ने। और यहाँ पर यूनाइटेड बहुत ही ज़्यादा कोशिश करे कि आंद्रे ओनाना के साथ डील एग्री करवा ली जाए। अब डेविड डिया के केस में अगर आंद्रे ओनाना आने वाले हैं तो आई डोंट थिंक कि डेविड डिया हमारे फिर कीपर बनने वाले हैं। और डीन हेंडरसन की अभी जो आप सिचुएशन ऐसी अगर मगर तगर मगर वाली देख रहे हो ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि यहाँ पर आपका कोई भी नंबर 1 चॉइस जो गोलकीपर है वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो अगर डेविड डिया नहीं सिलेक्ट होने वाले हैं आपके और आंद्रे ओनाना आने नहीं वाले, तो यहाँ पर डीन हेंडरसन को उस केस में शायद नंबर 1 का जो तमगा है वो दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम इसलिए हैं क्योंकि डीन हेंडरसन और नॉटिंघम के बीच में जो डील है वो ऑलरेडी वर्बली तौर पर एग्री हो चुकी है। और यूनाइटेड यहाँ पर 20 मिलियन डिमांड कर रही है डीन हेंडरसन के लिए, नॉटिंघम 15 मिलियन से ऊपर देने को तैयार नहीं है। लेकिन वहीं सबसे ज़्यादा मजाक वाली बात क्या है, सबसे ज़्यादा हंसी वाली बात क्या है कि सिटी वहाँ पर जिसने अभी पीएल में एक भी अपीयरेंसेस नहीं हासिल किए हैं, अपने उस गोलकीपर के लिए 19 मिलियन डिमांड कर रही है, 20 मिलियन डिमांड कर रही है मार्केट में जाकर। तो भाई एक ऐसा प्लेयर जो कि नॉटिंघम के लिए लास्ट ईयर नंबर 1 चॉइस गोलकीपर था, आपके लिए कीपिंग कर चुका है, प्रीमियर लीग अपीयरेंसेस होल्ड कर चुका है 3 क्लब के लिए, शेफील्ड यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ऑल्सो नॉटिंघम फॉरेस्ट। भाई उसके लिए आप यहाँ पर 20 मिलियन नहीं निकाल पा रहे हो अगर प्रीमियर लीग क्लब से, तो भाई थू वाली बात है। और आपको पता चलता है कि कितना नाकारा बोर्ड है हमारा, कितना नाकारा हमारा आपका हायरार्की लेवल पे जो बैठे लोग हैं वो कितने नाकारा हैं यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप बात करो यूनाइटेड की बाकी साइनिंग्स की, तो आपके सोफियान अमराबाद के साथ बहुत तगड़े लिंक्स आ रहे हैं, बार्सिलोना भी इंटरेस्टेड है, सोफियान अमराबाद का मन अभी ऐसे ऐसे डोल रहा है, उनको बारसा भी ज्वाइन करनी है लेकिन उनको टेनेक के साथ काम भी करना है। अब यूनाइटेड जो कल आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं आपकी, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में जाकर एक और मिडफील्डर के पीछे पागल हो रही है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह कि यूनाइटेड जो कि लास्ट ईयर सिर्फ रैशफोर्ड के गोल्स की बदौलत स्कोर कर पा रही थी,
वो मार्केट में जाकर अभी भी नंबर 9 को टारगेट नहीं कर रहे हैं। रैस्मस हॉयलैंड के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है उसको लाने के लिए, लेकिन एटलांटा ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है कि भाई 60 मिलियन 65 मिलियन हमें कम से कम चाहिए। और यूनाइटेड के बारे में जो रिपोर्ट बताई जा रही थी कि यूनाइटेड ने प्लेस की है बिड यहाँ पर 40 मिलियन की। अब इतना तो बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, और उन रिपोर्ट्स को दरकिनार भी कर दिया आपके फेब्रिज़ो रोमानो ने कि भाई 60 मिलियन जब प्राइस टैग डिमांड कर रही है कोई टीम, तो 40 से शुरुआत तो आप कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर अभी यूनाइटेड ने रैस्मस हॉयलैंड के लिए अभी ऑफिशियल बिड लॉन्च नहीं की है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भाई एक डील एग्री कर ली जाए एटलांटा के साथ। एंड रैस्मस हॉयलैंड के साथ तो देखो कोई इशू है नहीं, पर्सनल टर्म्स तो एग्री हो ही जाएंगे, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई मुझे टेन हैग के साथ काम करना है ना, आई एम अ यूनाइटेड फैन, आई वांट टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट। तो यहाँ पर जो भी दिक्कत वाली बात है वो एटलांटा के एंड से और हमारे एंड से उनके साथ एक डील एग्री करने में। पर्सनल टर्म्स वगैरह प्लेयर के साथ इशू नहीं होने वाले हैं, लेकिन अभी भी यूनाइटेड ने इस पर कोई अपना एक होता है ना कि एग्रेसिव एक स्टेप उठाया हो कि भाई चलो ठीक है पहली बिड प्लेस करके देखते हैं और देखते हैं भाई कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन हाँ, यूनाइटेड के अलावा ट्रांसफर मार्केट में बहुत हंगामा चल रहा है। यहाँ पर आर्सेनल का हियर वी गो हो गया डेक्लन राइस के लिए, तो आर्सेनल ने जूरियन टिम्बर, डेक्लन राइस और काई हावर्ट्स तीनों की साइनिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब कोई अगर मगर तगर मगर वाला केस नहीं है। उसके अलावा इतने दिन से जब न्यूज़ सुन रहे थे ना कि भाई बार्सिलोना विक्टर रो के पीछे पागल है, बार्सिलोना में जाएगा विक्टर रो या फिर आपके रियल मैड्रिड में आएगा, लेकिन कल फाइनली विक्टर रो का हियर वी गो हो गया है और यहाँ पर अब बार्सिलोना को अपना एक फ्यूचर फॉरवर्ड मिल चुका है। एक बेहतरीन टैलेंट आप साउथ अमेरिकन फुटबॉल में जो स्काउट कर पा रहे हो। देखो साउथ अमेरिकन जितने भी आपके सारे के सारे दो ही क्लब्स में खेलना चाहते हैं, या तो रियल मैड्रिड या बार्सिलोना। तो उनके लिए ऑप्शंस बहुत सिंपल होता है, दो क्लब्स अगर आपके लिए आ रहे हैं, आपका मन जहाँ पर स्टेबल है या फिर आप जिस प्रोजेक्ट को अपने लिए फायदेमंद देख रहे हो आप वहाँ पर ज्वाइन करोगे, राइट। अब अगर यहाँ पर बात की जाए आद्रा गुलर की, जिसके बारे में न्यूज़ आ रही थी कि भाई बार्सिलोना से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली लिंक हो रहा है और कहीं ना कहीं वो चाहता है कि बार्सिलोना में आकर खेले। भाई कल 2 घंटे 3 घंटे के अंदर पूरी बाजी पलट दी रियल मैड्रिड ने। और यहाँ पर अब बताई जा रहा है कि आद्रा गुलर जो आपके प्लेयर हैं अभी जो बशिकतास के लिए खेल रहे हैं, वो अब आपके रियल मैड्रिड को ज्वाइन करेंगे और जो उनका ओवरऑल पैकेज बताया जा रहा है, इन मतलब रिलीज क्लॉज से भी ज़्यादा पे करने को तैयार है यहाँ पर रियल मैड्रिड, वो बताया जा रहा है 20 मिलियन का। और अगर आप रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ोगे ना, अगर आप बेशिकतास फैंस वगैरह के आप ओपिनियंस वगैरह सुनोगे, तो वो यही बोलेंगे कि भाई नहीं, ही इज़ अ जेम ऑफ अ प्लेयर और ये एक बार्गेन, दिस इज एन एब्सोल्यूट बार्गेन। और रियल मैड्रिड ने जितने कम बजट में इस प्लेयर को साइन किया है ना, अगर वो कर लेते हैं तो, जो कि मेरे ख्याल में 95% डील डन हो चुकी है, तो भाई ये एक स्टेटमेंट बिजनेस होगा उनकी तरफ से कि ठीक है आपने विक्टर रो साइन किया है, लेकिन हम पहले एंड्रिक साइन कर चुके हैं, तो हमें दूसरे उस प्रोफाइल प्लेयर की जरूरत थी नहीं। हाँ डेफिनेटली यहाँ पर हमें एक आद्रा गुलर जो कि प्रॉपर नंबर 10 प्लेयर है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसको के बाद आपका कोई भी प्रॉपर नंबर 10 प्लेयर आया नहीं यहाँ पर, क्योंकि आपने हिमेज रॉड्रिग्स को वो मौका दिया नहीं उसको नंबर 10 रोल में ऑपरेट करने का। एंड इसको भी 17-18 वाले सीजन के बाद कभी भी अपनी पोजीशन जो है वो रिटेन कर नहीं पाए टीम के अंदर। तो यहाँ पर एक यंग प्लेयर जो कि आपका फ्यूचर सुपरस्टार बन सकता है, आपने उसको बहुत ही चीप मार्केट प्राइस में उठा लिया है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों अभी फ्यूचर को देखते हुए एक यंगर टीम बनाने की कोशिश कर रही हैं। आप अगर उनका फॉरवर्ड लाइन देखोगे, उनके पास लेवेंडोस्की छोड़कर सारे यंगस्टर्स हैं। अगर आप उनकी मिडफील्ड देखोगे, उनके पास पेद्री है, गावी है, उनके पास और भी अभी जो नए प्लेयर्स आए हैं वो भी सारे के सारे यंगस्टर्स हैं। तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर बार्सिलोना की जो एक कोशिश है वो यही है कि यहाँ पर अपने अगले 5 साल के प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम एक टीम बनाएं, जिससे कि हमें आने वाले टाइम में ट्रांजिशन जब होगा ना इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स से इन यंगस्टर्स के ऊपर, तो हमें ज़्यादा कुछ स्ट्रगल करना ना पड़े। और यही एक सोच आपकी रियल मैड्रिड की, इसीलिए उन्होंने चुआमेनी को साइन किया है, इसीलिए उन्होंने आपके यहाँ पर बेलिंगम को साइन किया, और अब वो यहाँ पर एंड्रिक के बाद एक और साउथ अमेरिकन, मतलब चलो वो तो साउथ अमेरिकन था, लेकिन यहाँ पर एक टर्किश प्लेयर लेकर आ रहे हैं, आद्रा गुलर लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक सुपर टैलेंटेड प्लेयर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर एंचेलोटी 1 साल का प्रोजेक्ट हैंडल करने वाले हैं, उसके बाद वो मूव ऑन करेंगे। उसके बाद नया मैनेजर कौन आएगा, वो क्या इन प्लेयर्स को कैसे यूज़ करेगा, वो भी देखने वाली चीज़ है। लेकिन हाँ, जिस तरह का ट्रांसफ़र में अभी हड़कम मचा हुआ है ना, अगर आप बात करो यहाँ पर कि मैन सिटी जितने एग्रेसिवली ग्वार्डियोल के लिए जा रही है, वो ऑलरेडी कोवाचिच को साइन कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखो कि भाई मैन सिटी के लिंक्स आ रहे हैं फ्रैंकी डियोंग के साथ। अब बार्सिलोना यहाँ पर सीडीएम के लिए पूरी ज़्यादा कोशिश करिए कि भाई कैसे ना कैसे करके एक सीडीएम प्लेयर ले आए, लेकिन अभी उनके जो लिंक्स हैं वो डाई डाउन हो गए सारे प्लेयर्स के साथ। किमिक के साथ जो लिंक्स आ रहे थे वो भी डाई डाउन हो गए हैं, ब्रूनो गुमारिश के साथ जो लिंक्स आ रहे थे वो भी डाई डाउन हो गए हैं।
और यहाँ पर आपके हाथ से तो ब्रोजोविच निकल ही चुका है क्योंकि वो चला गया आपका अल नसर। तो यहाँ पर अब अगला CDM प्लेयर कौन टारगेट कर रही है? बार्सिलोना। और अगर वो CDM प्लेयर आपको कोई बड़े नाम वाला प्लेयर है तो फिर क्या बार्सिलोना यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग को जाने देगी? और उस केस में एक और सिचुएशन अराइज हुई है कि फ्रेंकी डियोंग और बर्नार्डो सिल्वा हो सकता है ये क्लब एक्सचेंज कर ले। ये भी एक डील आ सकती है टेबल पे, और आपके सामने शायद आपको एक दो दिनों में ये न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी कि बार्सिलोना फ्रेंकी डियोंग को एक्सचेंज प्रोग्राम की तरह यूज़ कर सकती है यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा को लाने के लिए। अब ऑलरेडी गुंडोगन की साइनिंग हो चुकी है मिडफील्ड में, यहाँ पर अगर वो बर्नार्डो सिल्वा को भी लेंगे तो दिस टीम कैन बी कॉल्ड एज मैन सिटी 2.0, क्योंकि फेरान टोरेस ऑलरेडी है, एरिक गार्सिया ऑलरेडी है, यहाँ पर आपके पास गुंडोगन भी आ चुका है। अगर बर्नार्डो सिल्वा भी आ गया तो आप 4 मैन सिटी के प्लेयर्स उठा के ऑलरेडी ला चुके हो। तो भाई मतलब आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि उस एक डेवलप्ड सिस्टम के प्लेयर्स को लाकर अपनी एक ऐसी थॉट प्रोसेस में फिट इन करना ज़्यादा प्रेफर करेगी अभी बार्सिलोना एंड शावी, जहां पर उन्हें ज़्यादा कुछ मेहनत करनी ना पड़े और प्लेयर्स जो उनके हैं ना वो क्रोइफिन सिस्टम को अच्छे से समझ पाएँ, तो उसमें उनको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, फ्रेंकी डियोंग इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू लीव बार्सिलोना एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर उनकी जो पार्टनर है वो भी प्रेग्नेंट है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी टुगेदर। तो ऐसी सिचुएशन में शायद फ्रेंकी ना इस चीज़ के लिए ऑप्ट करें, और अगर ये हो जाता ना तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा कि जिस प्लेयर को वो लास्ट ईयर पूरे टाइम चेस करते रहे वो आपके डार्बी राइवल सिटी में जाने वाला है, अगर ये हो जाता है तो। बट इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कम है, बट नेवर से नेवर वाली चीज़ हो गई यहाँ पर, क्योंकि हम सबको लग रहा था कि मेसी तो आ ही जाएंगे बार्सिलोना, लेकिन मेसी नहीं आए बार्सिलोना। हम सबको लग रहा था कि भाई रोनाल्डो यूरोप में किसी ना किसी क्लब में चले ही जाएंगे, लेकिन वो भी जाकर सऊदी चले गए। तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं फुटबॉल में जो कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से होती हैं। तो हो सकता है ये फ्रेंकी डियोंग की डील भी ऐसी कुछ हो। लेकिन देखो यार, सबसे बड़ी न्यूज़ जो हमारे लिए है आज के टाइम में वो ये कि हमारा टेक ओवर कब अनाउंस होगा। एंड अभी जिस मोड़ पर यूनाइटेड खड़ी हुई है और जितना हम ज़्यादा पिछड़ते जा रहे हैं ट्रांसफर मार्केट में, उसकी एक मेन वजह ये है कि हमारा जो डिले हुआ है ना अभी इस पूरे प्रोसेस में टेक ओवर वाले में, वो हमारी रीढ़ के मतलब एक गले की हड्डी बना हुआ है। एंड अगर आज कतर का अनाउंसमेंट हो जाता है और अगर आज मेसन माउंट और कतर का अनाउंसमेंट एक साथ होता है, सोशल मीडिया फट जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और 17 साल 18 साल के बाद हम यूनाइटेड फैंस थोड़ी चैन की सांस ले पाएंगे, क्योंकि अब देखो फ्यूचर आगे जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन कम से कम हमको ग्लेजर से छुटकारा मिलेगा, और वो एक चीज़ के लिए हम इतने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। बट आप लोग बताओ, आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि आज अनाउंसमेंट होगा या नहीं होगा? क्योंकि मैं सही बताऊं भाई, मेरे बाल कम हो रहे हैं, मैं गंजा हो रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मेरी शादी वादी हो नहीं पाएगी इनकी टेंशन में। क्योंकि जितनी टेंशन मैं अपने टेक ओवर की ले रहा हूं ना, उतनी टेंशन तो मैंने अपनी करियर की नहीं ली। अगर ले ली होती शायद आज मैं अच्छी जगह पे होता। बट दिस इज इट फ्रॉम माई एंड। आप लोग अपने जो भी ओपिनियंस है वो शेयर करिए आपने कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय, सायोनारा।